जिन ROARO का अभ्यर्थियों एग्ज़ाम है ये। को आगामी 27 जुलाई को होने एग्ज़ाम वाली डेट 27 जुलाई है। ROARO की परीक्षा में सम्मिलित होना है, वो एग्ज़ाम सबकी डेट बात को ध्यान से सुने व 27 अमल जुलाई करें। है। सफलता अवश्य 27 जुलाई मिलेगी। को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होना है। और अभी हम लोग मार्च माह में है, शायद आज 22 मार्च है ना, मार्च में 22 है। अगर 22 से लेंगे तो 22 मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो कहने का मतलब कंप्लीटली 4 मंथ का समय हमारे पास है। और 28 वाली फरवरी निकल जाने के बाद हम ये कह सकते हैं 120 डेज हमारे पास है। 120 डेज का प्रयोग कैसे किया जाए? डेज तो बहुत थे हम लोगों के पास, फॉर्म भरा तब से लेकर हमें लगता है 1000 डेज बहुत को मिल गए होंगे। 3 साल की प्रक्रिया हो गई जब से फॉर्म भरा गया और परीक्षा संपन्न होने तक, लेकिन उस डेज का हमने सही से प्रयोग नहीं किया है। कई बार हम लापरवाही के साथ पढ़ते हैं, हम उतने अनुशासित नहीं होते, हमारा लक्ष्य उतना फोकस्ड नहीं होता, तो हमारे के लिए 500 भी दिन कम ही होते हैं। लेकिन जब हम फोकस्ड होते हैं, जब हम कंसंट्रेट होते हैं, जब हम अपनी सारी क्षमता और सारी ऊर्जा को झोंक देना चाहते हैं, उसके लिए 50 दिन भी बहुत होते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां हैं, लोगों ने 90 दिन में मेंस को ऑप्शनल तैयार करके मेंस निकाल लिया है। लेकिन कैसा फोकस्ड होना चाहिए उस समय, कैसा कंसंट्रेशन होना चाहिए उस समय? वैसा कंसंट्रेशन होना चाहिए जैसा कंसंट्रेशन आपका परीक्षा के 2 दिन पहले रहता है। जैसे 27 जुलाई को जब आपका एग्ज़ाम रहेगा, जब आप 25 जुलाई को पढ़ोगे, 26 जुलाई को पढ़ोगे, उस 12 घंटे में जैसी आप पढ़ाई करते हो, उस 12 घंटे में जैसे आपका कंसंट्रेशन रहता है, उस 12 घंटे में जितने आप फोकस्ड होते हो, उस 12 घंटे में जिस तरीके से आपका मस्तिष्क काम करता है, अगर वैसा काम आपने इस 120 दिनों में कर दिया तो ये 120 दिन 365 दिन के बराबर है। बात को गहराई से समझिएगा, ये हल्की बात नहीं, मैं गहरी बात आपसे कर रहा हूं। बस शर्त है फोकस्ड कंसंट्रेट की ऊर्जा उस प्रकार होनी चाहिए जैसे परीक्षा के 2 दिन पहले रहती है। किसी भी परीक्षा, चाहे वो हाई स्कूल का एग्जाम रहा हो, चाहे वो इंटर का एग्जाम रहा हो, चाहे पीसीएस प्री का एग्जाम रहा हो, जिस भी परीक्षा के 2 दिन पहले जो कंसंट्रेशन लेवल रहता है, जिस भी विद्यार्थी ने उस कंसंट्रेशन, उस मनोयोग के साथ अगर इस 120 दिन का प्रयोग किया तो ये 120 दिन सामान्यतः 365 दिन के बराबर है आपके लिए। और आपको अब वैसा ही प्रयोग करना है, क्योंकि अब वैसा प्रयोग नहीं किया गया तो फिर सफलता थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि कोई भी बड़ी सफलता बड़ा संघर्ष और बड़ी मेहनत मांगती है और बड़ा सेक्रीफाइस मांगती है, और बगैर हार्डवर्क के कोई सफलता की दहलीज तक न पहुंचा है और न पहुंच पाएगा। तो सफलता की पहली शर्त है हार्डवर्क, डिसिप्लिन के साथ। हार्डवर्क डिसिप्लिन के साथ, अच्छी रणनीति के तहत। हार्डवर्क आप करेंगे, डिसिप्लिन भी आप दिखाएंगे, रणनीति में बताने आया हूं कि उसके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि रीजन क्या है फ्रेंड्स, ये ROARO का जो एग्जाम है, ये वैकल्पिक नेचर का एग्जाम है। ये वैकल्पिक नेचर का ये एग्जाम है, यानी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा चैलेंज कहां से आ रहा है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये ROARO एग्जाम इतना बहुप्रतिष्ठित एग्जाम क्यों बना है, इतना लोकप्रिय एग्जाम क्यों बना है, इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा और इतनी ज्यादा भीड़ और इसे पाने की जिद क्यों है, ये 3 बातें पहले मैं स्पष्ट करता हूं आप लोगों से। ये ROARO का जो एग्जाम है, ये वैकल्पिक नेचर का होता है। इसका वैकल्पिक नेचर भी, प्री का भी वैकल्पिक नेचर है। कमाल है, मेंस भी वैकल्पिक नेचर है। मेंस का भी जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव नेचर वो आपका है, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव नेचर है। ऑब्जेक्टिव नेचर है यानी कि उसमें भी आपको विकल्प मिलते हैं। क्या? उसमें भी आपको विकल्प मिलते हैं। केवल डिस्क्रिप्टिव क्या रहता है, निबंध रहता है, पत्र रहता है, कुछ थोड़े बहुत आपके प्रश्न रहते हैं वहां पर। इसलिए सभी विद्यार्थियों को यूपीपीसीएस की तुलना में और आईएएस की तुलना में इसका पाठ्यक्रम बहुत सीमित लगता है। बात को समझिए, इसका पाठ्यक्रम सबको बहुत सीमित लगता है कि मेंस जैसे इसमें 10 विषय हमको पीसीएस जैसा नहीं पढ़ना पड़ता है, आईएएस जैसे इसमें वैकल्पिक विषय नहीं तैयार करना है। प्री भी ऑब्जेक्टिव नेचर का है, मेंस भी ऑब्जेक्टिव नेचर का, इसमें बाजी मारना आसान है। और इस आसान बाजी की वजह से जो अपने आप को वनडे में बेस्ट स्टूडेंट मानते हैं, जो अपने आप को सीजीएल में बेस्ट स्टूडेंट मानते हैं, वो सब अपनी पहली बाजी समीक्षा अधिकारी में लगाते हैं। ये
वे लोग इसलिए बाजी लगाते हैं क्योंकि इसका सिलेबस सीमित नजर आता है। लेकिन ये आरओ यारो का जो पद है, ये पद एक प्रतिष्ठित पद है, क्योंकि इसमें चयन होने के पश्चात जब भी इसमें आपका चयन होता है, जब भी इस पद पर आपका सिलेक्शन होता है, तो आप केवल दो जगह जाएंगे, या तो लखनऊ भवन जाएंगे, या तो लखनऊ भवन सचिवालय पहुंचेंगे, आप सचिवालय पहुंचेंगे, या लोक सेवा आयोग प्रयागराज पहुंचेंगे। लोक सेवा आयोग प्रयागराज पहुंचेंगे, प्रयागराज पहुंचेंगे। कोई भी पद जब व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसके लिए ये जरूर सोचता है कि हमें जॉब कहां करना है, हमें नौकरी कहां करना है। किसी भी अन्य पदों के लिए आप पूरे 75 जिलों में कहीं भी किसी भी तहसील में, एसडीएम बनने के बाद भी हो सकता है महोबा के किसी छोटी सी तहसील में पड़े रहें। आप कॉन्सेप्ट पकड़िएगा कि क्यों ये इसमें भीड़ अधिक है, क्यों लोगों की ज्यादा ये लोकप्रियता समीक्षा अधिकारी के पद के प्रति है, तो मैं आप समझ पाएंगे कि ये परीक्षा इतनी चैलेंजिंग क्यों बन चुकी है। मैंने पहला रीजन बताया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव है, इसलिए लोगों को लगता है यूपीपीसीएस की तुलना में और आईएएस की तुलना में इसका सिलेबस और पाठ्यक्रम बहुत सीमित है। इसलिए एक देवशी और सीजीएल के जो अच्छे बच्चे हैं वो सब अपनी पहली बाजी समीक्षा अधिकारी में लगाते हैं। दूसरी वजह, क्योंकि इस पद पर चयन होने के पश्चात व्यक्तियों को केवल दो स्थान पर रहना है, या तो लखनऊ भवन सचिवालय या तो लोक सेवा आयोग प्रयागराज, और दोनों ही अच्छे शहर, प्रयागराज कुंभनगरी भी और लखनऊ नवाबों का शहर भी, और अच्छे पद पर रहकर आपको कार्य करना है, जिससे आने वाले बच्चों का भी लाइफ सेटल होता है, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर आपकी फैमिली भी सेटल होती है। इसलिए सबके लिए ये सबसे लोकप्रिय पद इस समय वर्तमान में माना जाता है। और इस अच्छे स्थान पर, अच्छे पद पर कार्य करने के लिए जो आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, जो पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लगातार आईएएस और पीसीएस का मेंस दे रहे हैं, वे सारे लोग भी इसमें पूरे मनोयोग के साथ फॉर्म भी भरे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, एग्जाम भी देंगे और सिलेक्शन भी लेंगे। यानी कि यहां पर सीजीएल वनडे एग्जाम के बेस्ट टॉपर स्टूडेंट के साथ साथ आईएएस और पीसीएस में फाइनल सिलेक्शन ना लेने वाले विद्यार्थियों की कंप्लीट भीड़ है, जिसकी वजह से इसका फॉर्म 10 लाख पार हो गया। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? आप तो रणनीति बताने आए थे, आप तो स्ट्रेटजी बताने आए थे कि पढ़ना कैसे है। इन बातों में क्यों खो गए? पीछे की वजह है, इसलिए मैं खो गया। और यही भीड़ पीसीएस और आईएएस से ज्यादा प्रतिस्पर्धा यहां बढ़ा देती है। यही भीड़ आईएएस और पीसीएस से ज्यादा प्रतिस्पर्धा यहां बढ़ा देती है समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, क्योंकि इस एग्जाम में आप लोअर से लेकर हायर तक के सभी, सीनियर से लेकर बिगिनर तक के स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। इसकी परीक्षा के नेचर, इसके पाठ्यक्रम और इस पद की लोकप्रियता की वजह से, इसलिए सब इसमें शामिल होते हैं। और इतनी बड़ी व्यापक भीड़ की वजह से इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। और किसी भी परीक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बाद एग्जाम का मेरिट का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है, एग्जाम का चैलेंज का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। और इतनी बड़ी भीड़ के बीच 450 लोगों को छांटने के लिए अब आयोग की मजबूरी हो जाती है कि वह पेपर के लेवल को केवल आरओ जैसा न समझे, वह यूपीपीसीएस और यूपीएससी के स्तर का सोचे। यही वजह है कि 11 फरवरी 2024 का एग्जाम बहुत सारे कंपटीटर के आंखें खोल दी कि अब आरओ केवल आरओ नहीं रह गया। इसको हम एक दिवसीय की परीक्षा किसी दौर में सोचते थे, लेकिन अब जिस प्रकार से यूपीपीसीएस का एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा का है, वही एग्जाम आपका आरओ यारो का है। तो सबसे पहले मैं आपको यह सचेत करना चाह रहा हूं कि अगर आप ये सोचकर गलती कर रहे हैं कि पीसीएस जैसी इसमें मेहनत नहीं है, पीसीएस जैसा कंपटीशन नहीं है, तो मैं आप विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता दूं, इसमें मेहनत भी पीसीएस से ज़्यादा है और इसमें कंपटीशन भी पीसीएस से ज़्यादा है, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड भी आयोग की मजबूरी है कि वो बढ़ाए, वरना 10 लाख लोगों के बीच जहां आईएएस से लेकर एक दिवसीय के तक के बच्चे शामिल हैं, उसमें शॉर्टलिस्ट कैसे करेगा आयोग? इसलिए पेपर का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और भीड़ भी बढ़ेगी, इसलिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। और इस प्रतिस्पर्धा के बीच अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अभी तो पदों की संख्या 450 ही है, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है, जैसे यूपीपीसीएस में 200 सीट थी, बढ़ाकर 947 कर दी है, हो सकता है इस बार चाहे आपको 1000 पद लास्ट तक मिल जाएगा समीक्षा में।
फाइनल रिजल्ट आते तक आपको हो सकता है 1000 पद मिल जाए इसमें समीक्षा अधिकारी में। वैसे अभी 400 से कुछ अधिक पद ही इसमें अभी बताए गए हैं जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं। तो इसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन कंपटीशन है, इसलिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। एग्जाम को हल्के में नहीं लेना होगा और पढ़ाई का स्तर उठाना होगा। अगर आप चाह रहे हैं 4 महीने की पढ़ाई हम लूसेंट तक सीमित रख लें, हम 4 महीने की पढ़ाई केवल घटना चक्र तक सीमित रख लें और घटना चक्र और लूसेंट के भरोसे और वाड़ी के भरोसे हम प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी निकल लें, तो यह मंसूबा आपका फेल हो सकता है। सबसे पहले मैं ये आंखें खोलना चाहता हूं आप सभी विद्यार्थियों का, जितने भी यूट्यूब के व्यूअर हैं, कि गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना है। पेपर का स्टैंडर्ड बहुत शानदार रहेगा, प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक रहेगी, पढ़ाई हमारी तैयारी भी उतनी गहराई के साथ, उतने कॉन्सेप्चुअल के साथ होनी चाहिए, क्योंकि पेपर का स्तर वैसा नहीं रहेगा जो 2010 के पहले रहता था। पेपर का स्तर वैसा रहेगा जैसे अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम आ रहा है, और उस पेपर के स्तर के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। और उस तैयारी की रणनीति क्या हो, अब उस पर आएंगे। अब आप तैयार हो चुके होंगे हमें कैसी रणनीति बनानी है। अब इस प्रतिस्पर्धा, इस या अब आरओ एआरओ के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अब बचे हुए 4 माह में क्या रणनीति अपनाएं? आपने तो पहले बता दिया, पेपर का स्टैंडर्ड खतरनाक रहेगा, कंपटीशन जबरदस्त है। आपका कंपटीशन केवल आरओ की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से नहीं है, पीसीएस मेंस और आईएएस इंटरव्यू तक जाने वाले विद्यार्थियों से आपका कंपटीशन है। उनसे आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। उनसे लड़ाई लड़कर हम कैसे जीतें, इसके लिए अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके लिए रणनीति यही होनी चाहिए कि सबसे पहले काम आप कर लीजिए कि 11 फरवरी, पहला काम करिए आप 11 फरवरी 2024 के साथ साथ 2021, थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस वाला लगा दिए जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है। 2021 या 2015 के बाद जितने भी आरओ और एआरओ के पेपर हुए हैं, सर्वप्रथम उसे देखें, सर्वप्रथम उसे देखें। क्या देखें? सबसे पहले प्रश्नों की संख्या देखिए, सबसे पहले प्रश्नों की संख्या देखिए, फिर उसके बाद प्रश्नों की प्रकृति देखिए, फिर उसके बाद प्रश्नों की प्रकृति देखिए। प्रश्नों की संख्या में क्या देखना है? अनुपात देखना है। अनुपात में क्या देखना है? किस विषय का कितना वेटेज है, हिस्ट्री की भूमिका क्या है, पॉलिटी की भूमिका क्या है, ज्योग्राफी की भूमिका क्या है, एनवायरनमेंट की भूमिका क्या है, रीजनिंग की भूमिका क्या है, यूपी स्पेशल की भूमिका क्या है, करंट की भूमिका क्या है। पहले आप सभी विषयों का रेशियो समझिए, सभी विषयों का वेटेज समझिए, वेटेज समझिए। उसके पश्चात प्रश्नों की प्रकृति पकड़िए कि प्रश्न कितने प्रश्न, 140 जीएस के प्रश्न अगर आ रहे हैं, 140 जीएस के प्रश्न में कितने प्रश्न ऐसे हैं, 140 जीएस के प्रश्न में कितने प्रश्न ऐसे हैं जो अवधारणा वाले हैं, कितने प्रश्न ऐसे हैं जो फैक्ट वाले हैं, और कौन कौन से खंड से प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं, प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। और ये बहुत पीछे जाकर नहीं, पिछले 5 साल के पेपर को आपको देखना है। अपने पास निकाल लीजिए, गूगल से निकाल लीजिए, टेलीग्राम से निकाल लीजिए, नेट से जाकर निकाल लीजिए, ओरिजिनल पेपर निकाल के लाइए। करंट अफेयर से लेकर एक एक प्रश्न का मूल्यांकन कीजिए। 11 फरवरी 2024 वाला, 2021 एग्जाम वाला, 2021 वाला, 2020 का री एग्जाम वाला और 2016 वाला, ये सारे एग्जाम देखिए। ट्रेंड एनालिसिस में दिखा देता हूं आपको, ट्रेंड एनालिसिस में दिखा देता हूं। यह है ट्रेंड एनालिसिस। आरओ एआरओ परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा समानांतर का ट्रेंड एनालिसिस में दिखा दे रहा हूं। यानी प्रश्नों का रेशियो क्या है, किस विषय का कितना वेटेज है, मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं। पेपर ओरिजिनल लाकर देखिए, उससे आप प्रश्न की प्रकृति को पकड़िए, उस प्रश्न के अंतर्गत किस खंड का वेटेज अधिक है उसको पकड़िए,
उस खंडों में से कितने प्रश्न अवधारणा वाले हैं उसको पकड़िए, कितने प्रश्न फैक्ट वाले हैं उसको पकड़िए। ये अलग अलग लिस्ट बनाइए अपनी पहले। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन में कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं। अगर 2021 के एग्जाम की बात करूं, 24 तो आप देख ही लेंगे। अगर मैं 21 के एग्जाम की बात करूं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन कितने आए? 23, भूगोल से 18, राज्य व्यवस्था से 7। इसका मतलब अगर पॉलिटी की बात की जा रही तो यहां हम देख रहे हैं 7, 9, 8, 5, 9, 13, 10। यूपी पीसीएस की तुलना में समीक्षा अधिकारी में पॉलिटी हमारा विषय है, लेकिन सच बोलते हुए मैं आपको यह बता दूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी की तुलना में पॉलिटी का वेटेज कम है, जबकि पीसीएस में तीनों का वेटेज लगभग बराबर है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में पॉलिटी 20 से कम नहीं आती। इस बार भी 2024 में 23 सवाल आया है, 23 सवाल, और 2023 में भी 23 सवाल आया है। लेकिन समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पॉलिटी का वेटेज थोड़ा कम रहता है, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वेटेज लगभग बराबर रहता है। 22, 23, 18, 21, 26, 22, 19, 20, 20, 18, और एक बार 2013 में अचानक से भूगोल की झड़ी लग गई थी, 40 सवाल आ गए थे। एक बार केवल अचानक से परिवर्तन हुआ था। लेकिन इस ट्रेंड एनालिसिस का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि जहां से प्रश्न कम आए हैं, जिस खंड से प्रश्न कम आए हैं उसे हम हल्के में ले लें, और जहां से प्रश्न अधिक आए हैं हम उसी को बांटते रह जाएं। ऐसी गलती कदापि नहीं करनी है। एक एवरेज निकाल के चलना है। यह कभी भी हो सकता है कि जिस खंड से पिछले वर्ष या पिछले कई वर्ष प्रश्न कम आए हैं, अचानक से इसी वर्ष उस खंड से प्रश्न बढ़ सकता है। और यह भी हो सकता है कि जिस खंड से प्रश्नों की संख्या बहुत रही है, अचानक से घट सकती है। यूपी स्पेशल की संख्या हमेशा रहती थी, इस बार यूपी पीसीएस में शून्य हो गई। क्या आप हाईकोर्ट में जाकर रिट दायर कर पाए? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम ट्रेंड एनालिसिस से एक समान अनुमान लगा लेंगे, लेकिन जिसकी संख्या कम है उसको हल्के में नहीं लेंगे, और जिसकी संख्या अधिक है केवल उसी के पीछे नहीं पड़ जाएंगे। लेकिन एक समान अनुपात का अंदाजा हम लगा लेंगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मिलाकर के, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 20/60, यानी 60 सवाल के आसपास हमें यहां से मिल जा रहे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इन तीनों विषयों से मिलाकर के हमें 60 सवाल मिल जा रहे हैं। इसके बाद देखा जा रहा है समीक्षा अधिकारी का झुकाव साइंस के प्रश्नों पर बहुत है। समीक्षा अधिकारी का झुकाव आएंगे बाबू, थोड़ा धैर्य रखो, महिमा थोड़ा धैर्य रखो। जब आपको डर नहीं पता होगा तो आप जागोगे कहां? जब मीठी मीठी बातें कर दी जाएंगी, केवल आपको मोटिवेट ही कर दिया जाएगा, केवल आपको खुश करके विदा कर दिया जाएगा, तो अपनी कमी कहां जानोगे? अभी डरने का समय है, क्योंकि अभी डरोगे, अभी कमियां देखोगे तो उसमें सुधार कर लोगे, क्योंकि 120 दिन का समय है। सब मेरे इतना बता दो, बस केवल पढ़ो, कोई भी पढ़ेगा सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे सिलेक्शन नहीं होगा। पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा, पहले हमें प्रतिस्पर्धा को समझना होगा, पहले हमें चैलेंज को समझना होगा, उसके बाद जाकर के तब हम अपने सुधार करेंगे। हम पहले से मान लेंगे सब कुछ सही है ना, तो सुधार कुछ नहीं होने वाला। पहले किसी भी चीज की शुरुआत करिए, पहले उसकी कठिनाई के ऊपर जाइए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए। जब तक प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे उसका सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है महिमा? चलिए आगे देखिए। हम देख रहे हैं यहां पर साइंस की भूमिका ठीक ठाक है। 11 सवाल 2021 में आए हैं, 16 में 20 है, 17 में 23 है, 17 है, 21 है, 20 है, 18 है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में जहां इसकी भूमिका 15 के आसपास देखने को मिलती है, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में हम देखने को पा रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में साइंस की भूमिका जो है वो अधिक है। कब से क्लास? कब से? ठीक है, तो ये अंतर आपको यहां पर देखने को मिला। तो ट्रेंड एनालिसिस से हमने ये पाया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का अगर हम मूल्यांकन करते हैं, औसतन 60 प्रश्न यहां से। साइंस की भूमिका यूपी पीसीएस की तुलना में यहां पर आरओ में अधिक है। एक चीज अलग देखने को आपको मिलता है कि जहां यूपी स्पेशल की भूमिका पीसीएस में कम रहती है, वहीं आरओ में राज्य विशेष के प्रश्न अधिक रहते हैं। कई बार तो देखा गया है कि 2020 वाला संशोधित पेपर शायद इसमें नहीं दिया गया है, री एग्जाम वाला शायद, एक बार तो 18 सवाल आ गए थे, 18 सवाल आ गए थे। और उसके बाद भी देखिए 13, 9, 12, 13, 9, इसका मतलब उत्तर प्रदेश विशेष में 10 से 12 की स्थिति बनी हुई है। इन सब के अलावा करंट अफेयर की भूमिका है,
इस बार 2021 में भी 23 आया, 11 फरवरी वाले एग्जाम में भी लगभग 15 से 20 रहा है, लेकिन उतनी नहीं जितनी यूपी पीसीएस की है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं 20 प्रश्न का टारगेट लेके हम करंट अफेयर में चल सकते हैं। इन सब के अलावा थोड़ा झुकाव जो है यूपी समीक्षा अधिकारी का, वह रीजनिंग की तरफ है, जहां यूपी पीसीएस का कोई लेना देना नहीं होता है। यूपी पीसीएस में रीजनिंग का कोई लेना देना नहीं है, मैथ का कोई रोल नहीं है, लेकिन समीक्षा अधिकारी में यह रोल है। और मैं बताता हूं बिगनर बच्चों को, जो आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं ना, जो पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका कमजोर और दुखती नस है मैथ और रीजनिंग, और आपका मजबूत पक्ष है मैथ और रीजनिंग, क्योंकि आप थोड़ा सा कुछ दिन वनडे की तैयारी करके आए, सीजीएल दे करके आए, और आपने सीसेट ठीक ठाक पढ़ा है, और आप उनको यहाँ हरा सकते हैं। तो जिनको मैथ रीजनिंग आती है वो ये गलती ना करें, इसको हल्के में ले लें, इसको और मजबूत बनाइए, लोगों को यही पछाड़ दीजिए। क्योंकि मैथ और रीजनिंग की भूमिका आप देख रहे हैं 12 से 14 प्रश्न हैं, 12 से 14 प्रश्न है। जो बिगिनर लोग हैं वो यहां पर काम करके अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, और जो सीनियर लोग हैं अगर हल्का सा यहां ध्यान देंगे तो अपनी स्थिति आप और बेहतर कर लेंगे, क्योंकि बिगिनर लोग आपका मुकाबला जीएस में नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप भी ध्यान देते रहिएगा जो सीनियर लोग हैं यहां पर मैथ और रीजनिंग के लिए। खास बात यह है खेल कूद और विविध मिसलेनियस और स्पोर्ट्स का झुकाव बहुत है। आईएएस में स्पोर्ट्स का झुकाव लगभग ना के बराबर, पीसीएस में थोड़ा बहुत, समीक्षा अधिकारी में सबसे ज्यादा, समीक्षा अधिकारी में सबसे ज्यादा है। और मिसलेनियस शामिल है। बच्चे समझ नहीं पाते मिसलेनियस क्या है, विविध क्या है। जो स्टैटिक जीके टाइप के सवाल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो सवाल होते हैं, जो दिवसों के सवाल होते हैं, जो अलग अलग पुस्तकों के सवाल होते हैं, जो समान ज्ञान के सवाल होते हैं, वो मिसलेनियस में आते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? 5 साल के पेपर उठा के सारे मिसलेनियस के सवाल को छांट लीजिए, आइडिया लग जाएगा कि मिसलेनियस के सवाल हमारे एग्जामिनेशन में कहां से आएंगे। तो ये मिसलेनियस के सवाल आपके हैं। अब हमारे पास क्योंकि 35 से सर की क्लास भी लगी हुई, मैं संक्षिप्त में अब अपने मुद्दे पे आ जाऊंगा। लास्ट में मैंने चैलेंज बता दिया, कंपटीशन बता दिया, प्रॉब्लम बता दिया, ट्रेंड एनालिसिस करा दिया, प्रश्नों की प्रकृति बता दी, सबका अनुपात बता दिया। अब लास्ट में हमें आना है कि अब हम सर इसके लिए करें क्या। तो मैं आपको यही राय दूंगा, जैसे ही आप पेपर का एनालिसिस करेंगे, 5 साल का पेपर देखेंगे, तो आप अवधारणा वाले सवालों का अनुपात निकाल लीजिए कि कॉन्सेप्चुअल पक्ष कितने पूछे जा रहे हैं, फैक्ट का अनुपात निकाल लीजिए। फिर उसके बाद तीसरा मुद्दा आप देखिए, अवधारणा और फैक्ट के बाद आप ये देखिएगा किस खंड से सवाल अधिक आए हैं। जिस खंड से सवाल अधिक आए हैं उसको अधिक फोकस करिए, उसको फोकस करिए। अवधारणा वाले सवालों को आप जाके डिटेल में पढ़िए, या रेफरेंस बुक के साथ, या किसी बैच में है तो टीचर के साथ। फैक्ट को अलग से नोट्स बनाइए। हर विषय के 4 फैक्ट्स अलग होते हैं। पॉलिटी के फैक्ट आपको किस बेस में होंगे? संशोधन और आर्टिकल के बेस में, थोड़ा बहुत डेट के बेस में। हिस्ट्री में ज्यादातर डेट और स्टेटमेंट के बेस पर। ज्योग्राफी में दर्रे, पहाड़, नदियां, झील, नेशनल पार्क, इस रूप में। और करंट अफेयर में फैक्ट तो है ही है। तो फैक्ट की अलग से नोट्स बनाइए, और जो अवधारणा वाले जिस टॉपिक से सवाल अधिक पूछे गए हैं उस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ने का प्रयास करिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं पॉलिटी का टीचर होकर बताऊं तो आप देखते हैं सर संयुक्त अधिवेशन का बड़ा लोकसभा स्पीकर से गहरे गहरे सवाल पूछे जाते हैं। इस बार आईएएस में सवाल पूछ लिया कि यदि लोकसभा स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो उसकी शक्तियों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका मतलब है क्या वो आईएएस का सवाल समीक्षा अधिकारी में रिपीट नहीं हो सकता? हो सकता है। इसका मतलब लोकसभा स्पीकर का ऐसा मुद्दा है, संसद का एक ऐसा टॉपिक है जहां हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। केवल इतने जानने से काम नहीं चलेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा स्पीकर तय करता है। हमें लोकसभा स्पीकर की भूमिका को, उसके कार्य को, हटाने की प्रक्रिया को, उसको चुनने के तरीकों को हमें डिटेल में पढ़ना होगा। तो अवधारणा वाले जितने भी क्वेश्चन आपको दिखें उस सेगमेंट को आप डिटेल में पूरी स्टोरी के साथ क्लियर करिए, पूरी स्टोरी के साथ क्लियर करिए। और जो फैक्ट वाले टॉपिक दिखें उसको अलग से लिस्ट बनाकर उसको नोट करिए, सारे फैक्ट उसको याद करिए कि कहां कहां से अनुच्छेद पूछे जाते हैं, कहां कहां से संशोधन पूछे जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में कहां कहां से डेट आ रही है, कहां कहां से क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है, कौन कौन से फैक्ट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फैक्ट ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट है, कौन कौन के फैक्ट पॉलिटी के इंपॉर्टेंट है। फैक्ट की लिस्ट अलग बना लीजिए और अवधारणा वाले सवालों को आप जाकर डिटेल में पढ़िए। 40 + 60 200 क्वेश्चन दोनों एक साथ आएगा, ताकि 3 घंटे बैठने की क्षमता डेवलप हो और 3 घंटे में दोनों में कंसंट्रेशन बन पा रहा है या नहीं इसका मूल्यांकन आप कर पाए। और जितना टेस्ट सीरीज दे के आए, जैसे टेस्ट सीरीज दें आए और अपना मूल्यांकन करें। कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन हमारा गलत हुआ उसकी लिस्ट बना लें। जिस टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ वही टॉपिक जाकर रेफरेंस बुक में पढ़ें, अपने नोट्स में पढ़ें, जाकर गूगल करें, यूट्यूब पर वीडियो ढूंढें, अगर नहीं है तो अपने टीचर से संपर्क करें उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए।
तो ये तरीका आपको अपनाना। टेस्ट सीरीज केवल देकर आकर संतुष्ट नहीं होना है, टेस्ट सीरीज देकर अपना मूल्यांकन करते रहना है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारा कौन सा कमजोर पक्ष है, हर अगली टेस्ट सीरीज में उसको सुधारते चलिए। तो क्या सर, जिन बच्चों ने अभी अभी कोई कोर्स के माध्यम से तैयारी करना शुरू किया है, तो क्या वो बच्चे टेस्ट सीरीज न लें? वो टेस्ट सीरीज 1 महीने रुक कर लिए, अभी कम से कम 102 माह आप अध्ययन कीजिए। जिन बच्चों का अभी लग रहा कि सर अभी सभी पोर्शन हमारे कवर नहीं हो पाए हैं, हम किसी कोर्स में जुड़ करके अभी हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं, 2 महीने हम पढ़ेंगे कायदे से, तो 2 महीने बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि समीक्षा अधिकारी का फॉर्म इतना पहले भरा जा चुका है, ज्यादातर बच्चों ने एक आध बार किसी न किसी कोर्स में किसी न किसी शिक्षक के साथ पढ़ रखा है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज अभी से आप ज्वाइन कर लीजिए और डिटेल में पढ़ने की आदत डालिए। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। सभी सब्जेक्ट का क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है टॉपिक वाइज। पॉलिटी आप शुरू कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से पूरा टॉपिक, जिस टॉपिक में आप फंस जाते हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, उसको जाकर पढ़िए अपने रेफरेंस बुक से, अपने क्लास नोट से या अपने टीचर से मिलिए जिसके मार्गदर्शन में आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। यही तरीका अपनाना है। तो अब से 4 महीने में पूरी घटना चक्र उठाकर, घटना चक्र को केवल आधार नहीं बना लेना है कि इसी को पढ़ के रट डालना है, प्रीलिम्स निकल जाएगा ना। घटना चक्र से क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना मूल्यांकन करना है कि उसके लेवल की हमारी तैयारी है या नहीं, कौन से सब्जेक्ट के कौन से सेगमेंट में हम फंस रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारे सारे क्वेश्चन यूरोपीय के आगमन वाले टॉपिक से गलत हो जा रहे हैं, जाइए यूरोपीय को आगमन को डिटेल में पुस्तक में पढ़िए, उस टॉपिक को मजबूत करिए। तो एक तरफ घटना चक्र को सॉल्व करते हुए पढ़ते रहिए, कमजोरी को देखते रहिए और उसको रेफरेंस बुक के माध्यम से मजबूत करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके अवधारणा वाले टॉपिक को डिटेल में पढ़िए और फैक्ट वाले टॉपिक को अलग से फैक्ट का नोट्स बनाकर तैयार करते रहिए, यानी याद करते रहिए। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके हर संडे को टेस्ट सीरीज देते रहिए। इतना काम आपको लगातार करते रहना है। और साथ ही साथ इसके लिए निरंतर आपको अब बचे हुए 4 से 5 महीने में रेगुलर पूरे अनुशासन के साथ क्लास और टेस्ट सीरीज के अलावा 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना है अभी, और उसके बाद 1 से 2 घंटे अलग से डेली आपको किस पे काम करना है, ध्यान से सुन लीजिए, करंट अफेयर्स पे काम करना है। साथ ही साथ मिसलेनियस यानी कि विविध पर काम करना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विशेष पर काम करना है। साथ ही साथ जनगणना पर काम करना है, और साथ ही साथ करंट अफेयर, मिसलेनियस, उत्तर प्रदेश विशेष, जनगणना और रीजनिंग और मैथ। क्योंकि ये ऐसे पुछल्ले टॉपिक हैं जिसमें लोग गलती करेंगे, जिसमें लोग लापरवाही करेंगे, और यही काम करके आप जीत जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी के माध्यम से जीएस को इस स्ट्रेटजी के माध्यम से पढ़ते रहिए। इस 5 से 6 घंटे के अलावा डेली 2 घंटे करंट अफेयर, 2 घंटे आपको देना है करंट अफेयर पर, मिसलेनियस पर, उत्तर प्रदेश विशेष पर, जनगणना पर, रीजनिंग और मैथ पर अभी से, ताकि यहां से आप 30-40 क्वेश्चन अलग से वेटेज ले सको दूसरों से। और लोग यही गलती करेंगे, पूरे 4 महीने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में जान लगा देंगे और यहां छोड़ देंगे। करंट अफेयर को हल्के में ले लेंगे, यूपी स्पेशल को हल्के में लेंगे, जनगणना को हल्के में लेंगे, रीजनिंग और मैथ को हल्के में लेंगे, और ये आपको 40 सवाल देते हैं। इसमें आपको काम करना है। तो इसी रणनीति के साथ आप लोग मेहनत करिए, निसंदेह रूप से आपको सफलता मिलेगी।